चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इंटरोगेटिव प्रोनाउन की बात करें, वैसे तो इंटरोगेटिव वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने सुना होगा। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ वाई, हाउ, ठीक है, और व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन, जैसे ये शब्द हैं। तो मैंने जितने 5 के 5 लिखे हैं ना, ये सब के सब एडवर्ब है। ये सब के सब क्या है? एडवर्ब है। अगर कोई इंटरोगेटिव वर्ड है तो उसकी भी अपनी कुछ प्रोफाइल होती है। अगर कोई इंटरोगेटिव वर्ड है तो वो भी कुछ ना कुछ है। ऐसा नहीं कि इंटरोगेटिव वर्ड अगर कहीं है तो उसका कि बस उसको इंटरोगेटिव वर्ड ही कहेंगे। इंटरोगेटिव वर्ड है तो उसकी अपनी कुछ प्रोफाइल होगी। जैसे मैंने कहा वाई हो गया, हाउ हो गया, वैन हो गया, वेयर हो गया, हाउ ऑफन हो गया। ये सब के सब क्या बनते हैं? एडवर्ब बनते हैं। ऐसे मेरे पास ये 4 हैं, हु, हुम, व्हाट और विच। ये क्या बनते हैं? ये हमारे पास प्रोनाउन बनते हैं, है ना। ये हमारे पास क्या बनते हैं? प्रोनाउन बनते हैं। अगर मैं इन सभी शब्दों को देखूं तो इनका और इनका, ठीक है, दोनों का मिलाकर काम एक ही है। फिलहाल के लिए अगर मैं कहूँ कि सेंटेंस को क्या बनाना, सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना, ठीक है साहब। सेंटेंस को क्या बनाते हैं? इंटरोगेटिव बनाते हैं। चाहे हु, हुम, व्हाट, विच हो, या फिर वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ऑफन, हाउ ऑफन, ये शब्द हो, सबके सबका काम सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है। मुझे फिलहाल इनकी डिस्कशन नहीं करनी है क्योंकि ये सबके सब एडवर्ब हैं और एडवर्ब मुझे पढ़ने नहीं है। मुझे देखना है कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाते हैं और प्रोनाउन का काम करते हैं। तो मेरे पास 4 शब्द हैं, हु है, हुम है, व्हाट है और विच है। ये 4 ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में अगर स्टार्टिंग में आ जाए तो सेंटेंस को क्या बनाते हैं? इंटरोगेटिव बना सकते हैं। और साथ में इनकी प्रोफाइल क्या होती है? प्रोनाउन होती है। सवाल क्या बन सकता है? सवाल ये बन सकता है कि इनका डिफरेंस क्या है, कब किसका यूज़ करना है, ठीक है। एक बात आपको पता होनी चाहिए, एक क्या, चारों की चारों बातें जो मैं चारों के बारे में तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए। जैसे हु है ना, पहली बात तो लिविंग के लिए आता है, और हुम जो है वो भी किसके लिए आता है? लिविंग के लिए आता है, ध्यान रखना, ठीक है। वॉट जो है वो नॉन लिविंग के लिए आता है। वॉट जब भी यूज़ कर रहा हूँ जनरली कंडीशन नॉन लिविंग वाली होगी, और विच भी जब आ रहा होगा तो जनरली कौन सी कंडीशन होगी? नॉन लिविंग वाली कंडीशन होगी, ठीक है। लेकिन हु जो है लिविंग होने के साथ साथ केवल और केवल कौन से केस में आता है? सब्जेक्टिव केस में। अगर सब्जेक्टिव केस चाहिए, है ना, तो किसका यूज़ करते हैं? हु का। अगर लिविंग के लिए ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो किसका यूज़ करते हो? होम का। तो मैं आपसे पूछूं हु और होम में क्या फ़र्क है? बोले हु और होम में इतना फ़र्क है कि हु सब्जेक्टिव केस है और होम कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। मतलब कभी अगर तुम्हें सब्जेक्ट चाहिए कहीं तो सब्जेक्ट के रूप में किसको रखोगे? हु को रखोगे। ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट के रूप में किसको रखोगे? होम को रखोगे। 2 बातें याद रखना, ठीक है साहब। व्हाट और विच की बात करें तो इनकी खासियत ये है कि ये नॉन लिविंग के लिए आते हैं, और नॉन लिविंग के साथ साथ ये सब्जेक्ट भी बन सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। समझ रहे हो? वॉट और विच इतना में तो दोनों सेम है कि भाई वॉट जो है वो नॉन लिविंग के लिए आ रहा है, विच भी नॉन लिविंग के लिए आ रहा है। वॉट भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर सकता है, विच भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर सकता है। अब अगर मैं डिफ्रेंशिएट करने की बात करूँ तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए मेरे पास इतना है कि भाई जनरली देखो, अगर मैं कॉन्टेक्स्ट से देखूँ तो हिंदी से देखो तो क्या कभी नहीं लगेगा? वॉट की हिंदी क्या ही होती है ना। विच होता है जनरली कौन सा? विच क्या होता है? कौन सा। जब मैं कौन सा कह रहा हूँ इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं चूज़ करने की बात कर रहे हो। कहीं ना कहीं क्या करने की बात कर रहे हो? चूज़ करने की बात कर रहे हो। अगर तुम्हें कुछ चूज़ करना है, ऐसा तुम्हें कॉन्टेक्स्ट लग रहा है कि तुम्हें चुनना पड़ रहा है कि नहीं 2 में से कोई एक, 3 में से कोई एक, 4 में से कोई एक, कौन सा है इनमें से कौन सा है, कभी भी तुम्हें लगता है चूज़ करने वाली बात है, निश्चित रूप से क्या आएगा? विच आएगा। और तुम पूछ रहे हो कोई चीज़ क्या वाला कॉन्टेक्स्ट है तो किसका यूज़ करेंगे? व्हाट का। बाकी हु कौन होता है तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। और हुम होता है किसको, है ना, किसका है किसको, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है साहब। तो ये देख लेना, हु, हुम, व्हाट, विच, इनका तुम्हें ध्यान रखना है। चारों के मैंने कॉन्टेक्स्ट में थोड़े थोड़े समझा दिए। अब मैं सेंटेंस में यूज़ करके थोड़ा सा तुम्हें समझाता हूँ कि क्या डिफरेंस होता है। देखो बस इतना ही है मेरे पास जो भी है ना। मैंने पहला सेंटेंस लिखा, व्हाट या विच इज़ योर फेवरेट पोएम। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि विच इज़ योर फेवरेट पोएम या व्हाट इज़ योर फेवरेट पोएम। मैं आपसे पूछता हूँ दोनों में से क्या सीखा है। देखो पहली बात तो पोएम के लिए आया, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी पोएम कौन सी फेवरेट है या क्या फेवरेट है, जो भी है, लेकिन तुम पोएम के लिए लगा रहे हो। और पोएम होती है नॉन लिविंग। पोएम क्या होती है? नॉन लिविंग होती है। और नॉन लिविंग के लिए हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो व्हाट है या फिर क्या है? विच है। नॉन लिविंग के लिए 2 ही चीज़ आती है, तो मैंने दोनों ही लिख रखी है, या तो व्हाट आएगा या विच आएगा। दोनों में से कोई एक ही आएगा, या तो व्हाट लगा लो या विच लगा लो, है ना। हो सकता है दोनों भी आ जाए, डिपेंड करता है। हालांकि दोनों ही फिलहाल सेंटेंस में ठीक है, व्हाट भी ठीक है, विच भी ठीक है। पूछो कैसे? नहीं पूछोगे फिर भी बता ही दूंगा, देखो। मेरा तो काम है। देखो व्हाट या विच इज़ योर फेवरेट पोएम में मैंने जैसे व्हाट लिखा, तो मैं अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हाट इज़ योर फेवरेट पोएम, है ना, तो इसका मतलब मैं जनरली तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी फेवरेट पोएम क्या है। समझ रहे हो? और क्या का मतलब तुम समझ रहे हो यहाँ पर? क्या का मतलब है, मैंने तुम्हें ऑप्शंस नहीं दिए हैं।
मैंने तुम्हें ऑप्शंस नहीं दिए। जैसे मान लेते हैं कई बार ऐसा होता है, छोटे बच्चे होते हैं, हम भी किसी के घर पे जाते हैं, हमें कोई छोटा बच्चा मिल जाता है, तो हम उससे ये नहीं पूछेंगे कि तू अपनी किताब में से कोई पोएम, मतलब मैं उससे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम अपनी किताब में से कोई पोएम बताओ कि तुम्हें कौन सी फेवरेट है। मैं उससे पूछ रहा हूँ कि बच्चे अपनी फेवरेट पोएम बताओ। तो वो बच्चा कोई भी पोएम बता सकता है जो उसकी फेवरेट हो, कि तुम्हारी फेवरेट पोएम क्या है, तो बच्चे ने बताया कि भाई कोई भी, उसने अपना पोएम फेवरेट बता दी। अब जब उसने कोई पोएम फेवरेट बता दी, तो मैंने उसको ऑप्शन नहीं दिए चूज करने के लिए कि बताओ इन दोनों में से कौन सी फेवरेट है, इन तीनों में से कौन सी फेवरेट है, इन चारों में से कौन सी फेवरेट है, नहीं। मैंने कहा बताओ बच्चे पोएम तुम्हारी कौन सी फेवरेट है, तो बच्चे ने पोएम बता दी। तो इट्स जस्ट कि मैंने ऑप्शंस नहीं दिए चूज करने के। तो व्हाट इज योर फेवरेट पोएम का मतलब है मैंने उससे कोई भी पूछा कि तुम्हारी फेवरेट पोएम क्या है, तो वो नाम बता देगा। ठीक है, कोई भी वो अपना नाम बता सकता है पोएम का। लेकिन अगर मैं पूछूं विच, तो विच मैंने कहा जनरली आता है चूज करने के लिए भाई, है ना। तो मैं आपसे कह रहा हूँ विच इज योर फेवरेट पोएम, तो इसमें मैंने ये बेसिकली आपको ऑप्शंस दिए होंगे। मतलब ये मान के चला जाएगा कि आप, अगर मैं विच इज योर फेवरेट पोएम कह रहा हूँ, तो मतलब ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस गिवन, कि भाई बताओ ये 2 3 4 कुछ पोएम है। या मैंने आपसे कहा कि बताओ, मैंने कहा विच इज योर फेवरेट पोएम, बात चल रही है बुक की, इंग्लिश की बुक है तुम्हारे पास, बोले हाँ सर है। मैंने कहा बताओ इन इस बुक में 6 पोएम है, इस 6 में से कौन सी आपकी फेवरेट है। तो जब आपको चुनने का मौका दिया जाएगा तो विच आ जाएगा। कॉन्टेक्स्ट दोनों अलग अलग रखते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली दोनों ही सही है। विच इज़ योर फेवरेट पोएम और व्हाट इज़ योर फेवरेट पोएम, दोनों ही बातें क्या है, ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे सेंटेंस नंबर 2 में लिखा, विच ऑफ दीज कार्स इज़ योर्स, मैंने कहा इनमें से कौन सी गाड़ी तुम्हारी है। विच ऑफ दीज कार्स इज़ योर्स, इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। दीज कार्स, इन गाड़ियों में से, इज़ योर्स, इज़ मतलब एक तुम देख रहे हो, इज़ मतलब सिंगुलर। मैंने बहुत सारी गाड़ी खड़ी है, मैंने पूछा इन गाड़ियों में तुम्हारी कौन सी है। जब बहुत सारी में से तुमसे पूछा कि तुम्हारी कौन सी है, मतलब चुनना है, और चुनने के लिए किसका ही यूज़ करते हैं, विच का यूज़ करते हैं। दूसरी बात, कार की बात चल रही थी, नॉन लिविंग है, तो सीधी सीधी बात है विच या व्हाट ऑप्शन है, और चुनना है तो फिर तो विच है ही है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी चूज करने की बात चल रही है, तो नॉन लिविंग की बात हो या लिविंग की बात हो, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनने के लिए क्या ही आएगा, चुनने के लिए विच ही आएगा। समझ रहे हो, कभी भी चुनने के लिए यूज़ करा जाएगा तो विच ही करा जाएगा, विच के अलावा कुछ नहीं करा जाएगा। चूज़ करना है तो लिविंग को चूज़ करना है, चाहे नॉन लिविंग को यूज़ करना है, चूज़ करना है, आएगा केवल विच ही। दूसरी बात, विच ऑफ दीज पोएम्स इज योर फेवरेट, देखो मैंने वही सेंटेंस आगे ले आया मैं, है ना। दीज पोएम्स, मैंने ऑप्शन दिया तुम्हें, इन पोएम्स में से तुम्हारी फेवरेट कौन सी है, दीज पोएम्स, ऑप्शन दे दिया। अब जब ऑप्शन दे दिया, तो अब मैं अगर यहाँ पे लिखूं कि व्हाट या विच में से क्या ठीक होगा, तो व्हाट गलत होगा। अब केवल और केवल क्या ठीक होगा, विच ठीक होगा, क्योंकि मैंने लिख दिया दीज पोएम्स, मैंने तुम्हें ऑप्शन दे दिया कि इन पोएम्स में से, और ऑप्शन दे दिया, तो भाई विच ही ठीक होगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। हु डू यू थिंक विल विन द मैच, है ना, हु डू यू थिंक विल विन द मैच। देखो ऊपर के तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो किससे रिलेटेड थे, व्हाट या होम से रिलेटेड थे, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन जो हैं जनरली, मुझे लगता है ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा लिविंग से रिलेटेड है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ हु डू यू थिंक विल विन द मैच, तुम्हें क्या लगता है कि कौन मैच जीतेगा, है ना, तुम्हें क्या लगता है कि कौन मैच जीतेगा। अब देखो तुम्हें समझना ये पड़ेगा कि सब्जेक्ट की ज़रूरत है या ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। सेंटेंस तो इंटरोगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और कोई मैच जीतेगा, जो भी मैच जीतेगा वो लिविंग होगा, जो भी मैच जीतेगा वो कौन होगा, लिविंग होगा। अगर लिविंग होगा तो लिविंग के लिए 2 ऑप्शन है, या तो हु आएगा या हुम आएगा, या तो हु आएगा या क्या आएगा, हुम आएगा। लिविंग के लिए तो ही तो ऑप्शन होते हैं, या तो हु आता है या हुम आता है। सॉरी फॉर द मिस इंटरप्शन भाई, क्लास एक बार जरा ब्रेक हो गई थी बीच में, माफ़ी चाहते हैं। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं फिर से। तो मैं कह रहा था कि लिविंग है, मैं कह रहा था कि जो मैच जीतेगा वो कौन है, लिविंग है। अगर मैच जीतने वाला लिविंग है, अगर मैच जीतने वाला लिविंग है, तो या तो हु आएगा या हुम आएगा। अब बोले सर हु या हुम में से कौन सा लगाएं। अब तुम देखो, तुम्हें सब्जेक्ट की जरूरत है, हु लगा दो, तुम्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, हुम लगा दो। इतना ही तो कर सकते हो यार, सब्जेक्ट चाहिए तो हु लगा दो, ऑब्जेक्ट चाहिए तो हुम लगा दो, बस इतना सा काम है तुम्हारा करने का, और कुछ नहीं है। अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई, तो ये देखो कि सब्जेक्ट चाहिए या ऑब्जेक्ट चाहिए। देखो विल विन वर्ब हो गई, विन का ऑब्जेक्ट हो गया द मैच। देखो डू यू थिंक पता है काम का है ही नहीं, इसको मैं हटा भी दूँ, ये एक्स्ट्रा वर्ड है कंफ्यूज करने के लिए आया। हु डू यू थिंक, डू यू थिंक को हटा दो। क्वेश्चन देखो जेन्युइनली क्या है, क्वेश्चन जेन्युइनली ये है कि हु विल विन द मैच, कि मैच कौन जीतेगा। डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, बताओ कौन मैच जीतेगा, बात ये कही जा रही है। लेकिन तुम क्या सोचते हो को एक बार हटा भी दूं, मेन चीज है विल विन द मैच। विल विन यहाँ पर वर्ब है, और वर्ब को अपना क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट है ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है, यू सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब हो गई थिंक, इनका तो अपनी फैमिली पूरी है ना, ये हेल्पिंग वर्ब होगा, इसको छोड़ो, ये इनकी फैमिली तो पूरी है, ये रहा देखो, इनका तो अपना पूरा परिवार है, डू यू थिंक का, समझे। वास्तव में कंफ्यूज करने के लिए आया। अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए हटा भी दूं, तो देखो हु विल विन द मैच में विल विन जो है वर्ब है, और इसको अपना सब्जेक्ट चाहिए, और इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा, हु बनेगा, और हु सब्जेक्ट बनता है। इसका मतलब सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी करेक्शन की आवश्यकता नहीं। विच ऑफ द बॉयज वॉज शाउटिंग। अब देखो मैंने तुमसे कहा था ना, अभी मैं ऊपर बता के आया हूँ कि जो
चूज करने का मीनिंग है तो विच, नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए विच ठीक है। जैसे मैंने लिखा विच ऑफ द बॉयज वॉज शाउटिंग, कि कौन सा लड़का चिल्ला रहा था बताओ। माना मैंने तुमसे ये बात की कि विच ऑफ द बॉयज वॉज शाउटिंग, कौन सा लड़का चिल्ला रहा था। अब कोई तो लड़का चिल्ला रहा होगा, है ना। लेकिन तुम्हें बहुत सारे लड़कों में से कोई एक चूज करना है, और चूज करना है तो विच बिल्कुल क्या है, सही है, ध्यान रखना। चूज करने के लिए विच बिल्कुल ठीक है, चाहे वो लिविंग में से चूज करना हो चाहे नॉन लिविंग में से चूज करना हो। देखो ऊपर नॉन लिविंग में से चूज करना था, देखो नॉन लिविंग में से चूज करना था तो भी विच ठीक है, यहाँ पर लिविंग में से चूज करना है तो भी विच ठीक है। चूज करने के लिए तो कुछ और आ ही नहीं सकता, विच ही आएगा, इतना समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ चिल्ला कौन रहा है, तो हु इज शाउटिंग, इज वर्ब है, शाउटिंग मेन वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए तो आपने हु लिखा। हुम हैव यू बीटन, तुमने किसको मार दिया, तुमने किसको पीट दिया। बीटन वर्ब है, देखो वर्ब से पहले क्या रखा है, सब्जेक्ट रखा है, वर्ब से पहले क्या रखा है, सब्जेक्ट। यू सब्जेक्ट है, बीटन वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है। तो तुम सोचो सब्जेक्ट तुम्हारे पास है, वर्ब तुम्हारे पास है, तुम्हें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो हुम कौन सा ही केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस ही तो होता है। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो पहला मतलब ऊपर के जितने सेंटेंसेज हैं सारे के सारे ठीक हैं, लिए हुए सारे ही ठीक हैं, समझे। बस तुम्हें समझाने के लिए मैंने थोड़ा इलेबोरेट करें, अच्छे से समझाएं। लास्ट का सेंटेंस देखो, मैंने कहा हु इज़ योर ब्रदर, विच इज़ योर ब्रदर, व्हाट इज़ योर ब्रदर। तुम अपने भाई के साथ हो, है ना। तो बहुत एक मतलब माना तुम पार्टी में कहीं घूमने गए हो, बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े हैं, है ना। तो तुम्हारा भाई तुम्हारे दोस्तों के साथ खड़ा है, तुम अपने किसी और दोस्त के साथ खड़े हो। तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारा भाई कौन सा है, उसमें आएगा विच इज़ योर ब्रदर, क्योंकि मैं तुमसे चुन के बताने के लिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग खड़े हैं, उनमें से तुम्हारा भाई कौन सा है, चुनने के लिए कह रहा हूँ। तो उस कॉन्टेक्स्ट में विच इज़ योर ब्रदर बिल्कुल ठीक है। विच इज़ ब्रदर मतलब तुम्हारा भाई कौन सा है, बहुत सारे लोग हैं उनमें से चुन के बताओ कि कौन सा है। बोले ये वाला मेरा भाई है जिसने रेड शर्ट पहनी है, ब्लैक शर्ट पहनी है, जो भी है ना। मैं आपसे पूछता हूँ हु इज़ योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन है, मैं जानता ही नहीं, मैं नाम पूछ रहा हूँ हु इज़ योर ब्रदर, भाई कौन है। बोले भाई मेरा भाई जो है, मेरे भाई का नाम राम है और ऐसे ऐसे बात है, मेरा भाई ये है ना। आपने बताया हु इज़ योर ब्रदर, तो आपने नाम बता दिया कि भाई मेरा भाई राम है। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि तुम्हारे फादर का नाम क्या है, तुम्हारे फादर हु इज़ योर फादर, तुम्हारे फादर कौन है, तो आप अपने फादर का नाम बताओगे। तो हु इज़ योर ब्रदर यहाँ पे लिखा, ये भी ठीक है। मैंने आपसे कहा व्हाट इज़ योर ब्रदर, तो व्हाट इज़ योर ब्रदर में प्रोफेशन बताओगे कि माय ब्रदर इज़ अ फार्मर या माय ब्रदर इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, कुछ भी आप कहोगे। तो अगर व्हाट इज़ योर ब्रदर में कह रहा हो तो व्हाट इज़ योर ब्रदर में आप प्रोफेशन पूछ रहे हो कि तुम्हारा भाई है क्या, क्योंकि वॉट लगा रहे हो ब्रदर के साथ, इसका मतलब नॉन लिविंग आंसर आएगा। व्हाट इज योर ब्रदर का मतलब समझ रहे हो, आंसर कैसा आएगा, नॉन लिविंग आएगा, क्योंकि व्हाट इज योर ब्रदर, तुम्हारा ब्रदर क्या है। तो अब तुम्हारा भाई जो भी होगा, प्रोफेशन वगैरह तुम जानना चाह रहे हो तो आंसर नॉन लिविंग निकलेगा, व्हाट लगाया है तो बस यही है। व्हाट इज योर ब्रदर मतलब तुम्हारा भाई क्या है। हु इज योर ब्रदर मतलब तुमसे नाम पूछा जा रहा है, इंट्रोडक्शन बताओ उसका कि नाम क्या है। विच इज योर ब्रदर मतलब तुमसे चूज करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन जेन्युइनली पहला दूसरा तीसरा तीनों ही क्या है, ठीक है। मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि सेंटेंस में कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बाकी बेसिक तुम्हें मैंने समझा दिया, लेकिन तुम्हें चार बातें याद रखनी है कि हु होम लिविंग के लिए आता है, हु सब्जेक्टिव केस के रूप में आएगा, हुम ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आएगा। व्हाट विच दोनों नॉन लिविंग के लिए आते हैं, दोनों ही सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस बन सकते हैं, दोनों के फर्क इतना है। अगर क्या वाला मीनिंग है तो व्हाट का यूज करोगे, और कौन सा वाला मीनिंग है या फिर चूज करने वाला मीनिंग है तो किसका यूज करोगे, विच का यूज करोगे। बस दोनों में इतना ही फर्क है, बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में मुझे लगता है बेसिक तो इतना ही है, इतनी ही बातें तुमसे पेपर में पूछी जाती हैं, इससे ज़्यादा पूछा जाता नहीं। तो इंटरोगेटिव तो इतना रहा। इसके बाद बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मजा आ जाएगा तुम्हें पढ़ के रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। बहुत सारी बातें मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ रिलेटिव प्रोनाउन में। चलो अभी शुरू करते हैं। देखो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में रिलेटिव जो शब्द है वो रिलेट करने से ही बना है, समझ रहे हो किससे बना है, रिलेट करने से ही बना है। रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन को अपने बाद में आए नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या कराना, रिलेट कराना, है ना। अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन को अपने बाद में आए नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेट कराने का काम किसका है, रिलेटिव प्रोनाउन का। इसका नाम इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन पड़ा, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब ये रिलेट करवाएगा पहले वाले नाउन को और बाद वाले नाउन को, ठीक है। अब तुम कहोगे सर ये तो ऐसे बात समझ में आई नहीं, आएगी भी नहीं ऐसे यार, थोड़ा ऐसे थ्योरी से ऐसे समझ में नहीं आएगा, सेंटेंस में मैं आपको दूंगा तो आपको समझ में आएगा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। एक बात, अगर मैं शुरू के चार देखूं, अगर मैं शुरू के क्या देखूं, चार देखूं, तो शुरू के चार को देखने के बाद तुम्हें समझ में आ रहा होगा, जरा देखना भी ऊपर पढ़ के आए हो, हु हुम विच और व्हाट, ध्यान से देखो, हु हुम विच और व्हाट अभी पढ़ के आए हो चारों। लेकिन चारों के चारों को तुमने 2 मिनट पहले इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा। बच्चे इंटरोगेटिव प्रोनाउन तब पढ़ा जब ये सेंटेंस के कहाँ आए थे, स्टार्टिंग में आए थे, तो ये कैसे थे, तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन थे, और इन्होंने सेंटेंस को कैसा बनाया था, इंटरोगेटिव बनाया था। अगर ये सब सेंटेंस के कहाँ आए, मिडल में आ जाए, सेंटेंस के कहाँ आ जाए, मिडल में आ जाए, ठीक है। और एक बात, मिडल में चलो वैसे प्लेसमेंट तो कुछ भी हो सकती है, मिडल के अलावा स्टार्ट में भी कई बार आ जाते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, और ये सेंटेंस को इंटरोगेटिव नहीं बनाएंगे,
समझे? ये सेंटेंस को क्या नहीं बनाएंगे, इंटरोगेटिव नहीं बनाएंगे। ध्यान रखना, जब जब ये बीच में आता है सेंटेंस को इंटरोगेटिव नहीं बनाता है। आप ये देखो ना, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, क्वेश्चन मार्क लगा है मतलब हु, हुम, वॉच, विच और वॉट जो है वो क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है इसका मतलब वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। वो कैसा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, नहीं कैसा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ध्यान रखने की बात है। उसके अलावा देखो काम बिल्कुल सेम है, समझ रहे हो, यूज थोड़ा बदल जाएगा। मतलब एक तरीके से जो मैंने समझाया है, जैसे मैंने कहा हु लिविंग के लिए आता है, होम भी किसके लिए आता है, लिविंग के लिए आता है, विच किसके लिए आता है, नॉन लिविंग के लिए आता है, और वॉट भी किसके लिए आता है, नॉन लिविंग के लिए आता है। ठीक है, इतनी बात बता चुका हूँ। अब देखो ध्यान से, लिविंग के लिए आता है लेकिन कौन सा केस होता है, सब्जेक्ट बनता है। होम क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। विच जो है वो सब्जेक्ट भी बनता है और ऑब्जेक्ट भी बनता है। ठीक है, और वॉट जो है वो सब्जेक्ट भी बनता है और क्या भी बनता है, ऑब्जेक्ट भी बनता है। ठीक है, एक बात। अब तुमको अगर सर ये 4 बात तो बता चुके हो, भाई बिल्कुल बता चुका हूँ। ठीक है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, जैसे वहाँ आया था वैसे यहाँ आएगा, सेंटेंस के बीच में आएगा। जनरली सेंटेंस के कहाँ आएगा, बीच में आएगा, है ना। स्टार्टिंग में भी कई बार आ सकता है, लेकिन सेंटेंस को इंटरोगेटिव नहीं बनाएगा। अगर सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाया तो वो रिलेटिव प्रोनाउन है ही नहीं, वो फिर कैसा प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अब ध्यान से देखो, विच और वॉट की बात कर लेते थोड़ी सी। नॉन लिविंग के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम विच करता है, नॉन लिविंग के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम वॉट भी करता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। विच तब आता है जब एंटीसीडेंट दिया हो, वॉट तब आता है जब एंटीसीडेंट ना दिया हो। अब तुम एक मिनट के लिए इंतजार करना, एंटीसीडेंट क्या चीज़ है भाई मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, जब एंटीसीडेंट नहीं दिया हो तब वॉट आता है। अभी मैं एंटीसीडेंट के बारे में बात कर लूँगा, बहुत ज़्यादा जल्दी मत करना। ठीक है, क्योंकि समझाने का एक क्रम होता है, कभी तुम परेशान हो जाओ। दैट की बात करते हैं। भाई दैट जो है चालाक आदमी है, लिविंग के लिए भी आएगा, नॉन लिविंग के लिए भी आएगा। दैट दोनों के लिए सही है। दूसरी बात, लिविंग है दो, नॉन लिविंग दोनों के लिए आता है। दूसरी बात, सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। दैट तो सर्वहारी मान के चलो, हर जगह चल जाएगा, कहीं भी लगा लो। हु की जगह लगाओ तो दैट सही, होम की जगह लगाओ तो दैट सही, विच की जगह लगाओ तो दैट सही, और वॉट की जगह लगाओ तो भी दैट सही। दैट तो चारों के बदले चल जाएगा, है ना। और ये अच्छी बात नहीं है, तुम सोच रहे हो बोले सर चारों में से कुछ नहीं समझ में आ रहा तो दैट लगा दो। अरे भाई साहब हो सकता है दैट ऑप्शन भी ना हो, है ना। ये कोई रिटर्न एग्जामिनेशन थोड़ी है कि तुम्हें भर के आना है तो तुमने दैट भर दिया हर जगह, की कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। हो सकता है ऑप्शन में दे ही ना, है ना, या साथ में दे दे तो कंफ्यूजन हो जाए। हु और दैट दोनों दे दिए, तुम्हें पता है दैट तो हर जगह ठीक है और हु भी ठीक है, तो 2 ऑप्शन ठीक हो गए। तो इसको पॉजिटिव मत लेके चलो, समझने के लिए इसने 2-4 चीज़ें बढ़ाई दी हैं, कम नहीं करी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम समझने का है। कुल मिला के हु, हुम, विच और वॉट की बात करें, 4 चीज़ें मैं पढ़ चुका हूँ। दैट मैंने एक्स्ट्रा ऐड करा कि लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए दैट का यूज़ बिल्कुल ठीक है। ठीक है साहब, और बाकी दैट जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार से यूज़ हो सकता है, चाहे तो इसको सब्जेक्ट बना लो चाहे इसको ऑब्जेक्ट बना लो। एक बात। दूसरी बात करते हैं एज और बट की। देखो एज जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है, ठीक है नहीं, एज जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है, लेकिन जनरली वो सच के साथ जब आया होता है ना, सच के साथ कुछ लिखा है एज, तो वो सिचुएशन बनती है। मैं आपको अभी सिखा दूंगा, 1-2 एग्जांपल्स दूंगा सच के साथ एज वाले। सेम मैं बात करता हूँ बट की, ये दोनों के दोनों मैं आपको दिखाऊंगा नीचे पीटीओ, ठीक है नहीं, इनके एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, जनरली क्या होता है, देखो मैं पढ़ाता तो इतना ही हूँ है ना, दैट तक ही हम पढ़ाते हैं, एज और बट बहुत सारा बताते नहीं है, लेकिन देखो अब लिखे हैं तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। अब ध्यान से सुनो, काम के ही हैं बच्चे 5, खास करके काम के 5 हैं। ठीक है, यहाँ से एज और बट से सवाल बहुत कम आता है, रेयरेस्ट कोई क्वेश्चन आएगा एज और बट से, अगर क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन यहीं से आएगा 5 से, हु, हुम, विच, वॉट और दैट से। ठीक है, मैं पहली बता दे रहा हूँ, जबरदस्ती कुछ नहीं है। देखो ज़रा, अब मैं थोड़ा सा तुम्हें रिलेट करता हूँ सेंटेंस। देखो, आई मेट द गर्ल हुम, या फिर हु या फिर विच, जो भी आपका ऑप्शन दे रखा है, सीता हेल्प। एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने अभी रिलेटिव प्रोनाउन की बात करी और मैंने कहा सेंटेंस के बीच में आएगा। ज़रा देखना, आई मेट द गर्ल हुम, हु, विच, सीता हेल्प, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है। फुल स्टॉप लगने का मतलब है डब्ल्यू एच वर्ड तो है नहीं, सॉरी डब्ल्यू एच वर्ड नहीं, सॉरी इंटरोगेटिव प्रोनाउन तो है नहीं, डब्ल्यू एच वर्ड तो है यार क्या नहीं है, एक बात तो पक्की है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। पहले तो पहचानना जरूरी है ना कि कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब एक बात बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना बच्चे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट। रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन का काम करता है सेंटेंस में, कंजक्शन। ठीक है, कंजंक्शन मतलब 2 सेंटेंस को जोड़ता है। कंजक्शन के साथ में या तो सब्जेक्ट बनता है
या फिर ऑब्जेक्ट बनता है, दोनों में से कोई एक काम करता है। ध्यान रखना, अगर मैंने किसी चीज़ को रिलेटिव प्रोनाउन कहा है, इसका मतलब वो दो सेंटेंस को जोड़ रहा होगा, तो वो कंजक्शन है। और कंजक्शन के साथ साथ दो चीज़ें और, एक कोई एक चीज़ और कर रहा होगा, या तो वो किसी का सब्जेक्ट बना होगा सेंटेंस का, या किसी चीज़ का क्या बना होगा, ऑब्जेक्ट बना होगा, लेकिन बना जरूर होगा, ध्यान रखना, लेकिन बना जरूर होगा, ध्यान रखना, दोनों चीज़ें बनता है वो, कंजक्शन के साथ साथ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। अब जैसे एक सेंटेंस है आई मेट द गर्ल, एक सेंटेंस है आई मेट द गर्ल, एक सेंटेंस है सीता हेल्प्ड, दो सेंटेंस है। तो एक चीज़ दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन चाहिए, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजक्शन चाहिए। ठीक है, जरा देखो आई मेट द गर्ल, पहले देखो ये सेंटेंस पूरा है, मेट क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले आई क्या है, सब्जेक्ट है, और आई मेट द गर्ल उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। जरा देखना इस सेंटेंस की फैमिली कंप्लीट है भाई, बिल्कुल कंप्लीट है, वर्ब के पास सब्जेक्ट है, वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है, पूरा सेंटेंस है। उसके बाद अगला सेंटेंस देखो, हेल्प्ड वर्ब है, और सीता क्या है, उसका सब्जेक्ट है। हेल्प्ड है कैसी वर्ब, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव, सोच के देखो। सीता हेल्प्ड, मैंने कहा सीता हेल्प्ड राम, सीता ने किसकी मदद करी, राम की। तो सीता हेल्प्ड होम, सीता ने किसकी मदद करी, तो होम का रिप्लाई तो मिल रहा है, राम श्याम सीता की था। हेल्प्ड ट्रांजिटिव वर्ब है। हेल्प्ड कैसी वर्ब बच्चे, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ध्यान से देखो, पहला वाला सेंटेंस तो कंप्लीट है, उसमें सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन ध्यान से देखो सीता हेल्प्ड में जो हेल्प्ड वर्ब है उसके पास अपना सब्जेक्ट तो है, लेकिन उसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मुझे सोच समझ के बताओ, सेंटेंस के बीच में जो भी हम शब्द रखेंगे, मुझे केवल कंजक्शन की ज़रूरत है या कंजक्शन के साथ साथ एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए, सोच के देखो। एक तो कंजक्शन का, मैं दो सेंटेंस को जोड़ रहे हो तो कंजक्शन चाहिए। दूसरी बात, आपकी जो वर्ब लिखी है हेल्प्ड, उसके पास सब्जेक्ट तो है, लेकिन वर्ब के पास अपना क्या नहीं है, वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो मुझे सेंटेंस में दो चीज़ों की ज़रूरत है, कंजक्शन प्लस ऑब्जेक्ट, कंजक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। और मैं अभी बता के आया हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है कंजक्शन बनना या और साथ में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। कंजक्शन तो बनता ही बनता है, और साथ में या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है, दोनों में से कुछ एक बनता है। अब जरा देख लो, तुम्हें एक बात पता चल गई कि तुम्हें यहाँ पे जो भी रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए वो कंजक्शन होना चाहिए और साथ में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कंजक्शन तो होते हैं सारे रिलेटिव प्रोनाउन, जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन आप मान के चल रहे हो ऊपर जो मैंने लिखे हैं, कंजक्शन का काम तो करेंगे करेंगे। तो आप कंजक्शन की तो टेंशन खत्म हो गई। लेकिन मुझे एक बात समझ में आई कि मुझे सब्जेक्ट नहीं क्या चाहिए, मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट नहीं, मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर तुम समझदार हो कि तुम्हें ऑब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ पर हु का कोई काम नहीं है, क्योंकि तुम्हें मैं अभी बता के आया हूँ कि हु कौन सा केस होता है, हु केवल कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। हु केवल कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। एक बात, दूसरी बात और बता देता हूँ, हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट के हिसाब से आता है। हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन किसके हिसाब से आता है, एंटीसीडेंट के हिसाब से आता है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले रखा हुआ शब्द, जिसका रिलेटिव प्रोनाउन पीछा कर रहा होता है। जैसे हु, हुम या विच जो भी शब्द है, इससे जस्ट पहले रखा नाउन या प्रोनाउन एंटीसीडेंट है। ये जो द गर्ल शब्द है ना यहाँ पे, ये जो द गर्ल शब्द है, ये द गर्ल शब्द यहाँ पर जो है ये एंटीसीडेंट है। द गर्ल शब्द क्या है, एंटीसीडेंट है। ठीक है, एंटीसीडेंट वो शब्द होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले रखा होता है, उसके हिसाब से ही रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा द गर्ल यहाँ पे लिखा है, जैसे आपने देखा द गर्ल यहाँ पे लिखा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए गर्ल कैसा है, गर्ल लिविंग है। गर्ल कैसी है, गर्ल लिविंग है, नॉन लिविंग नहीं है, लिविंग है। और आपको अगर ये समझ में आया कि गर्ल लिविंग है, तो लिविंग के लिए विच का यूज़ नहीं होता। लिविंग के लिए किसका यूज़ होता है, होम का। लिविंग के लिए किसका यूज़ होता है, होम का। और जैसे आपने होम चुना, मैं अभी बता के आया हूँ कि होम जो है वो कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। और होम साथ में क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अगर कोई चीज़ रिलेटिव प्रोनाउन है तो कंजक्शन तो है ही, साथ में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है। आपको पता है होम ऑब्जेक्ट होता है, जरा देखो मैच कर गया। आपने होम लगाया, होम रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। और होम कौन सा केस ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस ही होता है। इस बात का मतलब है इस हेल्प्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, होम बनेगा। इस हेल्प्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, होम बनेगा। देखो पता है क्या, रिलेटिव प्रोनाउन लगाने की ज़रूरत जो है इसलिए पड़ती है क्योंकि इस द गर्ल को दो जगह नहीं लिख सकते। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस यही है ना, आई मेट द गर्ल। एक तो है आई मेट द गर्ल और एक सेंटेंस है सीता हेल्प द गर्ल, सीता हेल्प द गर्ल। तो जेन्युइनली सीता ने उसी लड़की की सहायता करी है जिससे मैं मिला था, जिस लड़की से मैं मिला था उसी की सहायता किसने करी है, सीता ने करी है। लेकिन यहाँ पर भी द गर्ल, यहाँ पर भी द गर्ल, जब दोनों जगह द गर्ल सेम है तो इन द गर्ल को रिलेट कर लो किसी तरीके से। इस द गर्ल को इस सीता से रिलेट करना है ना, सीता ने किसकी मदद करी, लड़की की। इस गर्ल को सीता से रिलेट करना है। मैंने आपको बताया था एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का। किसका यूज़ करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का। तो मैंने यहाँ से द गर्ल हटाया और मैंने बीच में एक रिलेटिव प्रोनाउन रख दिया। मैंने बीच में एक रिलेटिव प्रोनाउन रख दिया। क्या रिलेटिव प्रोनाउन रखा, रिलेटिव प्रोनाउन रखा जाएगा गर्ल के हिसाब से। गर्ल कैसी है, साहब लिविंग है। बोले साहब लिविंग के लिए दो ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, या तो हु या फिर हूम।
बोले सर हुए हूम में से क्या रख दूँ रिलेट करने के लिए, आपस में इन दोनों को रिलेट कराना है, गर्ल और सीता को। तो बोले सर वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, सीता सब्जेक्ट है ही, सीता सब्जेक्ट है ही, सीता को क्या चाहिए, वर्ब को क्या चाहिए, वर्ब को यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए। तो आपको पता है हु सब्जेक्टिव केस होता है, हु गलत, क्या सही हो गया, होम सही हो गया। यही कारण है कि बीच में किसका यूज़ किया गया, रिलेटिव प्रोनाउन का। क्यों रिलेटिव प्रोनाउन का इसलिए किया गया, द गर्ल को किससे रिलेट करना था, सीता से। रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले रखे नाउन को, अपने बाद में रखे नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या कर देता है, रिलेट कर देता है। कितना काम वो करता है, या अपने से पहले वाले सेंटेंस को अपने बाद वाले सेंटेंस के साथ रिलेट कर देता है। ये बात भी कहना में कोई दिक्कत नहीं है, बात ये भी ठीक है, दोनों सेम बातें हैं। अपने से पहले रखे सेंटेंस को अपने बाद में रखे सेंटेंस के साथ रिलेट कर देता है, ये काम रिलेटिव प्रोनाउन का है। मुझे लगता है पहला सेंटेंस आपको बखूबी समझ में आया होगा कि आंसर हमारा हुम आएगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या आएगा, हुम आएगा। एंटीसीडेंट अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंटीसीडेंट आपको समझ में आ गया होगा, क्या एंटीसीडेंट है। विच और वॉट में क्या ही फर्क होता है, अगर एंटीसीडेंट दिया गया हो तो विच आएगा, एंटीसीडेंट नहीं दिया गया है तो वॉट आएगा। फिलहाल सेंटेंस नंबर 2 देखो, आई मेट द गर्ल हु हुम विच हेल्प्ड सीता। अब देखो एक सेंटेंस है आई मेट द गर्ल, सॉरी फॉर द कलर, आई मेट द गर्ल एक सेंटेंस है, और एक सेंटेंस है हेल्प्ड सीता, हेल्प करी सीता की। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन चाहिए प्लस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट चाहिए, और ये मिलकर क्या बनाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बनाते हैं। अब जरा एंटीसीडेंट की तरफ नजर डालो, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले रखा शब्द एंटीसीडेंट होता है। मैं एंटीसीडेंट को ए लिख के गोला बना देता हूँ, याद रखना ये एंटीसीडेंट है। आपको पता है एंटीसीडेंट जो है वो लिविंग है, एंटीसीडेंट कैसा है, लिविंग है। अगर एंटीसीडेंट लिविंग है तो एक ऑप्शन तो सबसे पहले कट जाता है विच, क्योंकि विच आता है नॉन लिविंग के साथ, बचा हु या हूं। अब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन आएगा, भाई रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन तो बनता ही है। अब आप देखो आपको सब्जेक्ट की जरूरत है ऑब्जेक्ट की, देखो हेल्प्ड वर्ब है और वर्ब के बाद सीता रखा है, सीता कौन सा केस बनेगा, सीता बनेगा ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब के बाद सीता है, सीता बनेगा ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब से पहले कौन सा केस चाहिए, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस चाहिए। अगर वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस चाहिए तो आपका आंसर हुम भी गलत है, क्योंकि सब्जेक्टिव केस कौन होता है, केवल सब्जेक्टिव केस केवल हु होता है, तो आपका आंसर हु बनेगा। तो आई मेट द गर्ल हु हेल्प्ड सीता, मैं उस लड़की से मिला जिसने सीता की मदद की थी। इस सेंटेंस का अर्थ है आई मेट द गर्ल, मैं उस लड़की से मिला जिसने मदद करी थी सीता की। ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब है मैं उस लड़की से मिला जिसकी सीता ने मदद करी थी, जिसकी सीता ने मदद करी थी। ऊपर वाले सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट अलग है, ऊपर वाले सेंटेंस में सीता ने मदद करी है उस लड़की की, दूसरे वाले सेंटेंस में या नीचे वाले सेंटेंस में उस लड़की ने मदद करी है सीता की, ये कहा जा रहा है। कुल मिला के ऊपर वाले में हुम सही है, नीचे वाले में हु सही है। रीजन मैंने आपको दे दिया, क्योंकि एंटीसीडेंट कैसा है, लिविंग है, और लिविंग एंटीसीडेंट की वजह से या तो हु आएगा या हुम आएगा। बाकी हु या हुम में कौन चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए तो हु लगा दिया, ऑब्जेक्ट चाहिए तो हुम लगा दिया। आई थिंक आपको दोनों सेंटेंसेस बेहतर से समझ में आए होंगे। तीसरे सेंटेंस पे आ जाते हैं, दिस इज द शर्ट हु हुम या विच इज लव्ड बाय सीता, कि ये वही शब्द है, ये वही शर्ट है जिसको पसंद किया गया है, किसके द्वारा, सीता के द्वारा। अब की बार देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी रखा होता है वो एंटीसीडेंट होता है, और एंटीसीडेंट अब केवल लिविंग नहीं नॉन लिविंग है। एंटीसीडेंट अब केवल लिविंग नहीं कौन है, नॉन लिविंग है। अगर एंटीसीडेंट दे रखा है और वो नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग के लिए ना तो हु आता ना हुम आता, नॉन लिविंग के लिए ना तो हु आता ना हुम आता, हु भी नहीं आएगा हुम भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों लिविंग के लिए आते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग के लिए नहीं आते हैं। अब बचा विच और बचा वॉट। मैंने आपको दोनों में क्या फ़र्क बताया, मैंने आपसे कहा अगर एंटीसीडेंट दे रखा है, अगर एंटीसीडेंट दे रखा है साफ साफ कि वो नॉन लिविंग है, उसने मेंशन कर रखा है एंटीसीडेंट दे रखा है और वो नॉन लिविंग है, तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है, निश्चित रूप से आंख बंद करके विच आंसर होगा। वॉट कब होगा, वॉट तो तब होगा जब एंटीसीडेंट दिया ही ना गया हो। अब आप कहोगे सर ये वाली बात बताओ, अभी धीरे धीरे चलेंगे बताऊंगा, लेकिन एक बात देखो, तीसरे सेंटेंस को देख के तुम्हें एक बात समझ में आई होगी, द शर्ट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लिखा है द शर्ट। द शर्ट नाउन या प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले रखा नाउन या प्रोनाउन एंटीसीडेंट ही कहलाता है। रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले रखा नाउन या प्रोनाउन एंटीसीडेंट कहलाता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले द शर्ट रखा है, जैसे ऊपर के तीन सेंटेंस, ऊपर के दो सेंटेंस में गर्ल लिखा था, गर्ल नाउन या प्रोनाउन था, लिविंग था, इसलिए मैंने आंसर या तो हु बनाया या हुम बनाया। तीसरे सेंटेंस में हु या हुम जो है मैंने काट दिया, विच ठीक करा। रीजन क्या है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले शर्ट रखा है, और शर्ट जो शब्द है वो नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के साथ हु और हुम दोनों ही क्या माने जाएंगे, गलत माने जाएंगे, क्योंकि नॉन लिविंग के साथ विच या वॉट ठीक होते हैं। और एंटीसीडेंट द शर्ट मेरे सामने रखा है, अगर एंटीसीडेंट दिया हो तब ऐसी सिचुएशन में वॉट का प्रयोग भी क्या मानते हैं, गलत मानते हैं। इसलिए केवल और केवल क्या ठीक होगा, विच ठीक होगा। अब बात करते हैं विच की, विच बनेगा क्या, क्योंकि विच दोनों बन जाता है, सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी। तो देखो इज लव्ड वर्ब है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब विच यहाँ पर क्या बनेगा, विच यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा और साथ में कंजक्शन बनेगा। कंजक्शन तो बनते ही है रिलेटिव प्रोनाउन, सोचने की बात ही नहीं है। मुझे लगता है तीसरा सेंटेंस भी आपको क्लियर हुआ होगा। चौथा सेंटेंस एक बार देख लो, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 4 देखो, नंबर 4 ये आपसे कह रहा है कि कैन यू गिव द पेन हु हुम विच यू बॉट यस्टरडे। कैन यू गिव द पेन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ देखो इंटरोगेटिव यहाँ से बना है, WH वर्ड से नहीं बना।
यू से पहले हेल्पिंग वर्ब, यू से पहले सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, मतलब सेंटेंस इंटरोगेटिव, ठीक है। कैन यू गिव द पेन हु या whom यू बॉट यस्टरडे, क्या तुम पेन उसको दे सकते हो जिससे तुमने कल लिया था। अब देखो बात यह है कि पेन लिखा है यहाँ पे, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले पेन शब्द लिखा है। आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आया नाउन या प्रोनाउन एंटीसीडेंट होता है, और एंटीसीडेंट दिया है और साथ में नॉन लिविंग दिया है। पहली बात तो नॉन लिविंग है तो हु या whom तो आएगा नहीं। दूसरी बात एंटीसीडेंट दिया है तो वॉट भी नहीं आएगा। आंसर क्या ही बनेगा, विच बनेगा। कैन यू गिव द पेन विच यू बॉट यस्टरडे, ठीक है, क्या तुम मुझे वो पेन दे सकते हो जो तुम कल लाए थे, है ना, जो तुम हालांकि ब्रिंग से लाए, जो तुम कल लाए थे, है ना, ठीक है। वी नो द मैन हु या whom यू मेट देयर, हम उस आदमी को जानते हैं जिससे तुम वहां मिले थे। अब ध्यान से देखना, वी नो द मैन, आपको पता है हु या whom में से चुनना है। द मैन लिखा है द मैन पहली बात तो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले रखा नाउन या प्रोनाउन एंटीसीडेंट होता है, और आपको पता है एंटीसीडेंट लिविंग है ना, एंटीसीडेंट क्या है, लिविंग है। अब आपको पता है लिविंग के लिए तो हु आता है, हुम आता है, वही ऑप्शन में दे रखा है। अब तुम्हें चुनना पड़ेगा कि सब्जेक्ट चाहिए या ऑब्जेक्ट चाहिए। देखो वी नो द मैन, हम उस आदमी को जानते हैं जिसने तुम्हारी मदद करी। अब अगला सेंटेंस देखो, अगले सेंटेंस में तुमने मैट देखा कि मैट वर्ब है, मैट क्या है, वर्ब है, और इस मैट वर्ब से पहले यू क्या है, सब्जेक्ट है। वर्ब के पास सब्जेक्ट भी रखा है। देयर तो एडवर्ब होता है बच्चे, देयर को ऑब्जेक्ट मत मान लेना, देयर होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, देयर होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। आपकी वर्ब के पास क्या नहीं है फिलहाल, आपकी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब तुम्हें यहाँ पर कौन सा केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। कौन सा केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। इतनी बात समझ में आ गई, तो हु गलत है, हुम सही है। वी नो द मैन हुम यू मेट देयर, वी नो द मैन हुम यू मेट देयर, आंसर में हुम लगाओ, बेहतर होगा। ही इज द टीचर हु या हुम दे से कैन सॉल्व क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चन, कि ये वही टीचर है जो वो कहते हैं कि वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। देखो ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ही इज द टीचर हु या whom दे से। अब देखो कई बार ऐसे फ्रेजेज आ जाते हैं, दे से, है ना, वी से, दे सेड, ये कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे फ्रेजेज आ जाते हैं। जेन्युइनली इनका कोई काम नहीं है, पता है, ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए आए हैं। एक मिनट के लिए इसको हटा के देखो, तुम पता क्या करोगे, ये क्यों दिए गए हैं, तुम ये सोचोगे ये इसलिए दिए गए हैं, तुम ये सोचोगे कि यहाँ पे दे लिखा है सब्जेक्ट, से लिखा है वर्ब, आपको लगेगा कि यार सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, सब्जेक्ट वर्ब दोनों दे रखी है, क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। तुम होम लगा के घर आ जाओगे, जैसे तुमने होम लगा के घर आए तुम्हें घर आके पता चलेगा एक नंबर तो गया, 1/4 भी गया। बच्चे आंसर हु बनेगा, हुम नहीं बनेगा। रीजन क्या है, पहली बात तो टीचर लिखा है तो टीचर लिविंग है, और अगर एंटीसीडेंट ही लिविंग है तो तुम्हें पता है तो हु या हुम आएगा। हु या हुम ही ऑप्शन में जो रखा है, बड़ी अच्छी बात है साहब। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं इस दे से को 1 मिनट के लिए हटा दूँ, अगर मैं इस दे से को 1 मिनट के लिए यहाँ से हटा दूँ, ये कंफ्यूज कर रहा है और कुछ नहीं। कैन सॉल्व द क्वेश्चन, कैन हेल्पिंग वर्ब है, सॉल्व मेन वर्ब है, और सॉल्व का ऑब्जेक्ट हो गया द क्वेश्चन। जरा देखना, ये जो सॉल्व हेल्पिंग वर्ब है और कैन, यहाँ पे सॉल्व जो मेन वर्ब है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, इसके पास अपना सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो है। इसका सब्जेक्ट कहाँ है, जरा देखना, क्या इसके पास सब्जेक्ट है, इसके पास सब्जेक्ट है ही नहीं। कैन सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व के पास ऑब्जेक्ट तो है, सॉल्व के पास सब्जेक्ट कहाँ है, बताओ देख के। वर्ब से पहले कहाँ सब्जेक्ट रखा है, कोई नाउन या प्रोनाउन है वर्ब से पहले। तुम कहोगे सर दे है, अरे दे तो से के साथ है, दे किसके साथ है, दे तो से के साथ है, तो इसको तो छोड़ दो, तुम्हें सब्जेक्ट चाहिए बच्चे, और सब्जेक्ट चाहिए तो हुम नहीं। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हु, आंसर क्या आएगा हु। और ये जो फ्रेज लिखे होते हैं जनरल, ये कंफ्यूज करने के लिए लिखे होते हैं, इनको वरीयता नहीं देनी चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए, जैसे रखें रखे रहने दो। एग्जैक्ट सेंटेंस ये था, ही इज द टीचर हु या हुम कैन सॉल्व द क्वेश्चन। एक्चुअली दे से की जगह यहाँ पे है ना, दे से वो ये कहते हैं कि ही इज द टीचर हु कैन सॉल्व द क्वेश्चन। एग्जैक्टली दे से की जगह यहाँ पे थी, लेकिन उसने हु या हुम के बाद ही लिखा, जिससे तुम कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है, इसलिए तुम्हें सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। जगह बदलनी नहीं है तुम्हें, कभी तुम सोचो, तुम्हें जगह बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ये देखना है कि कंफ्यूज करने के लिए दिया ना गया हो। देखो भाई, द हाउस हु हुम विच। अब पहली बात तो हाउस लिखा है, अगर हाउस लिखा है तो पहली बात तो नॉन लिविंग है, अगर नॉन लिविंग है तो हु या हुम तो आएगा नहीं, क्या ही आएगा, विच आएगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले रखा है तो एंटीसीडेंट तो दे रखा है, और एंटीसीडेंट दे रखा है तो सीधी सीधी बात है विच आएगा, ठीक है। द बॉयज, रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले द बॉयज लिखा है, एंटीसीडेंट है, और एंटीसीडेंट साथ में कैसा है, लिविंग है, लिविंग है तो या तो हु या फिर हुम। द बॉयज हु या हुम यू हैव सेलेक्टेड। देखो भाई, अगर इस यू हैव सेलेक्टेड को 1 मिनट होल्ड पर रखूं, जरा देखना, आर वेरी टैलेंटेड, द बॉयज आर वेरी टैलेंटेड, है ना, द बॉयज आर वेरी टैलेंटेड। अब जरा इस सेंटेंस को देखो, द बॉयज आर वेरी टैलेंटेड, बाकी सबको छोड़ दो, बीच वाले को जरा देखो, द बॉयज आर वेरी टैलेंटेड। देखो द बॉयज आर वेरी टैलेंटेड अपने आप में एक सेंटेंस है, द बॉयज आर वेरी टैलेंटेड ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है अलग, लेकिन यू हैव सेलेक्टेड
है ना, यू हैव सेलेक्टेड द बॉयज, यू हैव सेलेक्टेड द बॉयज, जिन लड़कों को तुमने सेलेक्ट करा है दे आर वेरी टैलेंटेड, वो लड़के बहुत टैलेंटेड हैं। तो वास्तव में हैव सेलेक्टेड आपकी वर्ब है और यू आपका सब्जेक्ट है, और आपको इस हैव सेलेक्टेड के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। हैव सेलेक्टेड के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। और अगर हैव सेलेक्टेड के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए तो हु नहीं, क्या आएगा, हुम आएगा। द बॉयज हुम यू हैव सेलेक्टेड आर वेरी टैलेंटेड। हुम क्यों आया, क्योंकि हुम क्या बनेगा, इस सेलेक्टेड का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। इस सेलेक्टेड का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। और दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या बनेगा, कंजक्शन बनेगा, साथ में ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही। ठीक है साहब, इसी कारण से हु गलत है और हुम क्या है, बिल्कुल सही है। मुझे लगता है बात आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखो, द टीचर पनिश द बॉयज हुम ही हैड सीन देम देयर। बहुत बढ़िया। द टीचर पनिश द बॉयज हुम ही हैड सीन देम देयर। देखो भाई, पहला सेंटेंस पनिश्ड वर्ब है, द टीचर सब्जेक्ट है, द बॉयज उसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है साफ साफ, और तुमसे कहा एरर बताओ सेंटेंस में क्या है। एरर ही पूछा तुमसे कि सेंटेंस में एरर बताओ, जनरली सेंटेंस पूरा सही लिखा है, आपको देखना है। हुम यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, मैं आपको बता चुका हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो आया होता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। साहब एंटीसीडेंट जो है लिविंग है, इस वजह से रिलेटिव प्रोनाउन बिल्कुल क्या है, ठीक है। एक चीज़ और, ही हैड सीन देम देयर। देयर तो एडवर्ब होता है, अभी बता के आए ऊपर भी, और याद रखो देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। हैड हो गई हेल्पिंग वर्ब, सीन हो गई मेन वर्ब। हैड हो गई हेल्पिंग वर्ब, सीन हो गई मेन वर्ब। समस्या ये आ रही है कि हेड से पहले ये सब्जेक्ट हो गया, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब हो गई ये वर्ब, मेन वर्ब के बाद दैम लिखा है, दैम हो गया ऑब्जेक्ट। ही हैड सीन दैम, ही हैड सीन दैम, उसने उनको देखा था। उनको मतलब किसको, बॉयज को। ये दैम किसके लिए आया है, दैम आया बॉयज के लिए। उसने किसको देखा था, बॉयज को देखा था। द टीचर पनिश द बॉयज, टीचर ने बॉयज को पनिश करा और उन लड़कों को पनिश करा जिनको उसने देखा था। उनको उसने मतलब ही ने देखा था, तो दैम जो है बॉयज के लिए आया है। अब समस्या ये पड़ गई, अगर तुम समझदार हो तो बच्चे ये वाले सेंटेंस की फैमिली बिल्कुल कंप्लीट है, ये वाले सेंटेंस की फैमिली बिल्कुल कंप्लीट है। द टीचर पनिश द बॉयज बिल्कुल कंप्लीट। दूसरा, ही हैड सीन देम देयर बिल्कुल कंप्लीट, ही हैड सीन देम देयर बिल्कुल कंप्लीट। क्यों, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब कुछ तो है। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए केवल क्या चाहिए, कंजक्शन चाहिए। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए केवल कंजक्शन चाहिए, लेकिन हुम लिखा है। हुम क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। कहने का मतलब है पूरे सेंटेंस में केवल कंजक्शन की आवश्यकता है, जबकि आपने लिख रखा है हुम रिलेटिव प्रोनाउन, कंजक्शन चाहिए, कंजक्शन के बदले प्रोनाउन लिख रखा है। सेंटेंस में गलती है। सेंटेंस को ठीक करने के दो तरीके हैं, या तो इस रिलेटिव प्रोनाउन को यहां से हटा दिया जाए और इसके बदले कोई कंजक्शन लगा दिया जाए, जैसे द टीचर पनिश द बॉयज, है ना, एंड ही हैड सीन देम देयर। ठीक है, एंड वगैरह कुछ लगा दो कंजक्शन के रूप में, हालांकि मीनिंग उसका बदल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो बेहतर तरीका है कि हुम को यहीं रखो, क्योंकि बात किसकी चल रही है, हुम किसके लिए है, बॉयज के लिए। हुम किसके लिए है, बॉयज के लिए। हुम क्या क्या बन सकता है, दो काम कर सकता है, कंजक्शन प्लस ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो एक काम ना करें, ये जो ऑब्जेक्ट तुमने एक्स्ट्रा ले रखा है, दैम किसके लिए आया है, बॉयज के लिए आया है, और हुम भी किसके लिए आया है, बॉयज के लिए आया है। तुम दोनों में से एक चीज हटा दो। माना तुमने हुम हटा दिया, बोले सर दैम आया किसके लिए, बॉयज के लिए, जिनको उसने देखा था। और रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आता है, अपने एंटीसीडेंट के लिए। हुम और दैम दोनों बॉयज के लिए आए हैं, दोनों किसके लिए आए हैं, बॉयज के लिए आए हैं। ये भी ऑब्जेक्ट है और रिलेटिव प्रोनाउन में तो ऑब्जेक्ट होता ही है। लेकिन तुम सोच के देखो, तुम चाहकर भी हुम को नहीं काट सकते यार। तुम अगर हुम को काट दोगे तो तुम एक बात तो कर दोगे कि ऑब्जेक्ट कट गया, लेकिन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन भी तो चाहिए था। आपके पास दो सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन भी चाहिए। अगर तुमने हुम हटा दिया तो ये सेंटेंस बैलेंस हो जाएगा, ये सेंटेंस बैलेंस हो जाएगा, लेकिन बीच में कंजक्शन कहां से लाओगे, हुम चला गया तो कंजक्शन भी चला गया। इसलिए तुम चाहकर भी हुम को नहीं हटा सकते। तुम यहां से दैम को हटा दो, जैसी तुम दैम को हटा दोगे तो तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट मिसिंग हो जाएगा। तो कंजक्शन का काम कर लेगा हुम, और साथ में ऑब्जेक्ट का काम कर लेगा। और ऑब्जेक्ट के रूप में किससे बात करेगा, बॉयज से। दैम भी तो किससे ही बात कर रहा था, दैम भी तो किसके लिए आया था, बॉयज के लिए आया था। तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा दे रखा है सेंटेंस में, और उस ऑब्जेक्ट की सेंटेंस में कोई जरूरत नहीं है। एग्जैक्ट या राइट सेंटेंस ऐसे होगा, द टीचर पनिश द बॉयज whom he had seen there, whom he had seen there। दैम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दैम के बदले हुम आ गया है। हुम जो है बॉयज के लिए ही आया है, तो दैम अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है बारीकी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखो सेंटेंस, द डॉक्टर हु या whom you were talking to is coming today। अब देखो समझदार को इशारा काफी, मैं आपको बता देता हूं। द डॉक्टर सब्जेक्ट है और इज कमिंग टुडे ये आपका उसका हिस्सा है बचा हुआ। ठीक है, द डॉक्टर इज कमिंग टुडे ये आपका सेंटेंस है। कमिंग इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, डॉक्टर कमिंग जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट करेगी नहीं, ध्यान रखना। कमिंग कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होगा। ठीक है, एक सेंटेंस है यू वर टॉकिंग टू,
एक सेंटेंस है यू वर टॉकिंग टू। अच्छा, दो सेंटेंस हो गए, यू वर टॉकिंग टू एक सेंटेंस हो गया, एक मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया है। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन चाहिए और साथ में ये रिलेटिव प्रोनाउन आया ना, तो ये या तो कंजक्शन बनता है या फिर सब्जेक्ट, या कंजक्शन के साथ में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। कंजक्शन तो मुझे चाहिए, कंजक्शन तो मुझे चाहिए। दो सेंटेंस जोड़ने तो जोड़ने के लिए कंजक्शन तो चाहिए। अब तुम देखो तुम्हें जरूरत किसकी है फिलहाल, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की, तभी तो पता करोगे हु आएगा या हुम आएगा। अगर तुम देखो तो टॉकिंग वर्ब है, वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट कौन रखा है, यू रखा है। और टॉकिंग वैसे इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, आई एम टॉकिंग में बात कर रहा हूं, मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है, तो वो तो टॉपिक हो जाएगा, ऑन दिस टॉपिक या ऑन दैट टॉपिक, वो तो छोड़ो। लेकिन यहाँ पर टॉक के साथ टू लिखा है, टू क्या है, प्रपोजिशन। और मैं बता चुका हूं, धरती पर प्रपोजिशन जन्म लेगी तो किसके लिए जन्म लेगी, अपने ऑब्जेक्ट के लिए। प्रपोजिशन आई है तो प्रपोजिशन अपना क्या मांगेगी, प्रपोजिशन मांगेगी अपना ऑब्जेक्ट। और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा हुम। ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, हुम बनेगा। द डॉक्टर हुम यू वर टॉकिंग टू इज कमिंग टुडे। हुम किसका काम कर रहा है, एक तो कंजक्शन का और साथ में किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। और किसका ऑब्जेक्ट बना है ये टू प्रपोजिशन का क्या बना है, ऑब्जेक्ट बना है। टू प्रपोजिशन का क्या बना है, ऑब्जेक्ट बना है। ये हो गई बात। भाई बारीकियां काम आती हैं, कभी आप सोच रहे हो, समझे। अगर तुम रटने की कोशिश करो या रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे निकालने की कोशिश करो, नहीं निकाल पाओगे। दे विल एक्सेप्ट द ऑफर विच यू विल ऑफर इट टू देम, सेम सेंटेंस है इस वाले जैसा, ठीक है, देख लो। दे विल एक्सेप्ट द ऑफर, एक्सेप्ट वर्ब है, दे सब्जेक्ट है और उसका ऑब्जेक्ट हो गया द ऑफर। द ऑफर नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग है इसलिए विच का यूज किया, बिल्कुल ठीक है। यू विल ऑफर, विल ऑफर वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट है, ठीक है साहब। अब तुमने इट लिख दिया, यू विल ऑफर, तुम ऑफर करोगे, यू विल ऑफर द ऑफर, ठीक है, जो भी तुम ऑफर करोगे उनको। तो ये जो इट है ना, ये किसके लिए आया है, ऑफर के लिए आया है। क्या कर रखा है स्पेलिंग में यार ये, ठीक है। देखो ये किसके लिए आया है, ऑफर के लिए आया है, ठीक है। अगर ये ऑफर के लिए आया है तो विच भी तो ऑफर के लिए आया है। देखो ये भी इसके लिए आया है और ये भी इसके लिए आया है। अब देखो दो चीज़ें हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन तो चाहिए, लेकिन समस्या की बात यह है कि सेंटेंस ये वाला भी पूरा है और सेंटेंस ये वाला भी पूरा है। तुम्हें केवल कंजक्शन चाहिए, तुम्हें ना तो सब्जेक्ट चाहिए ना ऑब्जेक्ट चाहिए। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है। अब फिलहाल तुम्हें दो सेंटेंस जोड़ने के लिए केवल कंजक्शन चाहिए, लेकिन यहां पर रखा है विच, और विच होता है रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन तो बनता है, साथ में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी बनता है। अब तुम देखो क्या करोगे, अगर तुम यहां से विच हटा देते हो तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन तो चाहिए, तो विच को नहीं हटा सकते। इसलिए बेहतर है कि किसको हटा दो, इट को हटा दो। जैसे यहां से इट हटा दोगे तो तुम्हें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो विच क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा और साथ में कंजक्शन बन जाएगा। विच ऑब्जेक्ट और कंजक्शन दोनों बन जाएगा। अब तुम कहोगे सर इट को ऐसे कैसे हटा दिया, भाई इट को इसलिए हटा दिया क्योंकि विच और इट दोनों सेम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं मर्जी से हटा दिया अपनी कि मेरा मन करा इट हटा दूं, ऐसा नहीं होता है। इट जो है, जो काम यहाँ पे इट कर रहा है वही काम यहाँ पे विच कर रहा है, तो दोनों सेम काम करने के लिए आए हैं, इसलिए मैंने इट को हटा दिया। क्योंकि मैं विच को नहीं हटा सकता, क्योंकि विच कंजक्शन का भी काम कर रहा है साथ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, आई डोंट लाइक द मूवी विच वॉज रिलीज्ड लास्ट वीक एंड आई सॉ विद आवर फ्रेंड्स। आई डोंट लाइक द मूवी, मुझे वो मूवी पसंद नहीं है विच वॉज रिलीज लास्ट वीक, जो लास्ट वीक रिलीज हुई थी, एंड आई सॉ विद आवर फ्रेंड्स, और जो मैंने देखी थी अपने दोस्तों के साथ। बहुत बढ़िया, सेंटेंस का लेवल बढ़ता जा रहा है। एक बात लगाना बुद्धि क्या हो सकता है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छा, मजा आ जाएगा। देखो वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट, विच वॉज रिलीज्ड। देखो ध्यान से सुनना, ये पैसिव वॉइस में लिखा है, विच वॉज रिलीज्ड। इज एम आर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस होता है, ठीक है, पैसिव वॉइस में लिखा है, लेकिन रिलीज्ड वर्ब है। वर्ब से पहले विच लिखा है, कंजक्शन बना प्लस वर्ब का सब्जेक्ट बना, क्योंकि वॉज रिलीज के बाद सब्जेक्ट तो है नहीं। रिलीज हुआ तो मूवी थी, तो वास्तव में रिलीज का सब्जेक्ट तो मूवी होना चाहिए, लेकिन मूवी को दो जगह तो लिख नहीं सकते, इसलिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन लगाया। तो विच जो बेसिकली है यहाँ पे कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट बना है, और विच किसके लिए आया, मूवी के लिए। तो विच वॉज रिलीज्ड, जो रिलीज हुई थी, मतलब क्या रिलीज हुआ था, मूवी रिलीज हुई थी, तो आप कहना चाह रहे हो द मूवी वॉज रिलीज्ड लास्ट वीक। आई डोंट लाइक द मूवी विच वॉज रिलीज लास्ट वीक। सेंटेंस इतना होता तो ठीक होता, लेकिन आगे आपने लिखा एंड आई सॉ विद माई फ्रेंड्स, और मैंने देखी अपने दोस्तों के साथ। अब ध्यान से सुनना, आई सब्जेक्ट है, सॉ आपकी वर्ब है, एंड आई सॉ और मैंने देखा, विद प्रपोजिशन, आर फ्रेंड्स अपने ऑब्जेक्ट हो गया प्रपोजिशन का। बात यह है कि आई सॉ मैंने देखा, लेकिन मैंने क्या देखा, आई सॉ द मूवी, आई सॉ द मूवी। यहां पर मूवी किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का, लेकिन आपने लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपने मूवी के लिए क्या लगा रखा है, मूवी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगा रखा है पहले से। सॉ का जो ऑब्जेक्ट है वो रिलेटिव प्रोनाउन आपने लगा रखा है,
बोले सर इसलिए मुझे मूवी लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर ही रखा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बच्चे समस्या एक है, रिलेटिव प्रोनाउन तो तुमने लगा रखा है, मूवी को दोबारा लिखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन समस्या ये है, यहाँ पर जो विच लिखा है ये सब्जेक्टिव केस में है। कौन से केस में है ये सब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि वॉज रिलीज्ड वर्ब है, और वर्ब से पहले कौन सा केस, यहाँ पर वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, तो विच है सब्जेक्टिव केस में। लेकिन यहाँ पर जो तुम मूवी रख रहे हो, आई सा द मूवी, ये मूवी कौन सा केस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि वर्ब के पास सब्जेक्ट तो है, आई अपना वर्ब के पास सब्जेक्ट तो है, मतलब मूवी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में चाहिए। और भाई साहब रिलेटिव प्रोनाउन एक ही तरीके से लिख सकते हो, या तो उसको सब्जेक्ट बनाओगे या उसको ऑब्जेक्ट बनाओगे। ऐसी सिचुएशन में आपको इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। एक्टिव से किस में चेंज करना है, पैसिव में। आप इसको लिखोगे एंड वॉज सीन बाय मी, आई सॉ को काट के लिखना है, वो एंड वॉज सीन बाय मी। अब देखो ध्यान से सुनो, वॉज सीन आपके पास है, बाय मी आपके पास है। आप कहोगे सर वर्ब के पास ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। अरे सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा है, और पैसिव वॉइस में वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो सब्जेक्ट बन जाता है। अब तुम कहोगे सर फिर सब्जेक्ट कहाँ है, अरे सब्जेक्ट ना हो क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में तो कौन रखा है, रिलेटिव प्रोनाउन है तो सही, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। नहीं है कोई बात नहीं, मैंने लिखा इसलिए कि सब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े। सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, विच बनेगा। अब देखो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, वी डोंट लाइक द मूवी, हमें मूवी पसंद नहीं आई, विच वॉज सीन बाय मी विद अवर फ्रेंड्स। इसको छोड़ दो, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है 1 मिनट के, इसको छोड़ दो। विच वॉज सीन बाय मी, तो वॉज सीन वर्ब हो गई, और इस वॉज सीन का सब्जेक्ट कौन हो गया, विच हो गया, विच वॉज सीन बाय मी। एक बात। दूसरी बात, अगर इस सेंटेंस को छोड़ दो, सेंटेंस इतना लिख लो, तो आई डोंट लाइक द मूवी विच वॉज रिलीज्ड लास्ट वीक। देखो दोनों सेंटेंस के साथ ये परफेक्ट बैठ गया, इसलिए बाद वाले सेंटेंस का एक्टिव से क्या बनाया गया है, बाद वाले सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाया गया है। इतनी सी बात है। दे विल हेल्प द पीपल हुम यू मेट देयर एंड गेव सम मनी। अब देखो फिर वही चीज़ है, द पीपल ऑब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, और दे सब्जेक्ट है। यू मेट में मेट वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, और मेट का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, हुम बनेगा। तो हुम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में आया है, कंजक्शन तो है ही, प्लस कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव। एंड गेव सम मनी, अब गेव वर्ब है, गेव क्या है, वर्ब है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, सम मनी है। लेकिन अब देखो गेव का सब्जेक्ट है ही नहीं, और आप ये सोचो कि इस रिलेटिव प्रोनाउन का सब्जेक्ट बना दें, तो तुम रिलेटिव प्रोनाउन का सब्जेक्ट बना ही नहीं सकते चाह के भी। कैसे बना दोगे बताओ सॉरी, इस रिलेटिव प्रोनाउन को चाह के भी सब्जेक्ट नहीं बना सकते, कैसे बनाओगे बताओ, कोई तरीका है बनाने का, नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि हुम लिखा है, हुम तो कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है ना। तो इसको ऐसे कर लो, है ना, एंड सम मनी को सब्जेक्ट बना लो, एंड सम मनी वॉज गिवन, एंड सम मनी वॉज दे विल हेल्प द पीपल whom some money was given। अब ठीक है सेंटेंस, क्योंकि मनी का या वॉज गिवन का सब्जेक्ट आ गया सम मनी, इसका सब्जेक्ट क्या आ गया, सम मनी। अब तुम कहोगे सर गिवन का whom क्या है, भाई गिवन का whom ऑब्जेक्ट है, क्योंकि गिव जो है वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसका एक ऑब्जेक्ट तो पैसिव बनाया ना तुमने, पैसिव बनाया वॉज गिवन, पैसिव बनाया तो एक ऑब्जेक्ट तो चला गया पैसिव में। इसके 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इसका जो एक ऑब्जेक्ट है वो कौन ही है, इसका एक ऑब्जेक्ट whom ही है। कौन ही है इसका एक ऑब्जेक्ट, whom ही है। तो मैट का भी ऑब्जेक्ट है, मैट का भी ऑब्जेक्ट है, और गिवन का भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, समझे। और सेंटेंस एक्टिव से क्या हो गया, यहाँ पे पैसिव हो गया, और आपका करेक्शन भी हो गया, और अब सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, समझे। नेक्स्ट आओ, इट वॉज गुड अपॉर्चुनिटी बट विच वी मिस्ड अनफॉर्चुनेटली। इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी बट विच वी मिस्ड अनफॉर्चुनेटली। एक सेंटेंस है, इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है साहब। दूसरा वी मिस्ड, वी सब्जेक्ट है, मिस्ड आपकी वर्ब है ना, और वी मिस्ड अनफॉर्चुनेटली दूसरा सेंटेंस है। 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए विच आया कंजक्शन के रूप में, और साथ में मिस्ड का क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। कंजक्शन प्लस ऑब्जेक्ट 2 काम इसने करे, इसका मतलब सेंटेंस कंप्लीट है। ये जो बट लिखा है क्या कर रहा है, इस बट की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंजक्शन का काम किसने ही कर लिया, विच नहीं कर लिया। कंजक्शन का काम किसने ही कर लिया, विच नहीं कर लिया, तो बट की कोई ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस ऐसे ही क्या है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सर मुझे तो बट लगाना ही है, मैं तो बट को हटाना नहीं चाहता, तो ऐसे लिख लो, है ना। इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक सेंटेंस है ना, वी मिस्ड इट अनफॉर्चुनेटली, और हमने उसको अनफॉर्चुनेटली मिस कर दिया। तुमने क्या करा, वी मिस्ड, देखो इतना सेंटेंस सेम है, तुमने ऑब्जेक्ट लिखा अलग से, है ना। इट मतलब किसके लिए, इट किसके लिए आया, इट आया अपॉर्चुनिटी के लिए। दूसरी बात, 2 सेंटेंस जोड़ रहे हो, 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन रख दिया। मैं बता चुका हूँ रिलेटिव प्रोनाउन 2 काम करता है, यहाँ पर जो विच आया उसने 2 काम करे, कंजक्शन प्लस ऑब्जेक्ट, कंजक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने अगर विच हटाया तो मैंने विच के बदले कंजक्शन रखा और साथ में ऑब्जेक्ट रखा। अब सेंटेंस आपका बैलेंस्ड है,
अब सेंटेंस आपका परफेक्टली क्या है, परफेक्टली बैलेंस है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, देखो डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझ में आया? देखो आई सेड, जो मैंने कहा, डू यू अंडरस्टैंड आई सेड। देखो यहाँ पे जो कुछ भी आए, मुझे पता नहीं क्या आएगा, जो भी चीज़ यहाँ पे आएगी है ना, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, एक बात है। लेकिन अंडरस्टैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यू आपका सब्जेक्ट होता है और डू आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले एंटीसीडेंट आता है कि नहीं आता, जल्दी बताओ। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा और रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले एंटीसीडेंट आता है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन। जरा देखना कोई नाउन या प्रोनाउन आया है क्या? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन है? नहीं है। और जब एंटीसीडेंट ना दिया हो, है ना तो पहले पता करो एंटीसीडेंट है कैसा, एंटीसीडेंट लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा। मैं तुमसे कहता हूं डू यू अंडरस्टैंड आई सेड, क्या तुम्हें समझ में आया जो मैंने कहा? क्या तुम्हें समझ में आया जो मैंने कहा? अब एक बात देखो, मैं जो भी मुंह से बोलूंगा यार वो चीज लिविंग थोड़ी हो जाएगी जो मैं बोलूंगा, या जो मैं समझा रहा हूं तुम्हें वो चीज लिविंग थोड़ी हो सकती है। जो चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूं वो नॉन लिविंग ही होगी, और अगर नॉन लिविंग ही होगी तो यहां पर एंटीसीडेंट जो कि नहीं दिया है, अंडरस्टूड है कि वो नॉन लिविंग होगा। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझ में आया आई सेड जो मैंने कहा? अब मैं तुमसे कह रहा हूं जो मैंने कहा वो तुम्हें समझ में आया। अब जो बात मैं तुम्हें कह रहा हूं वो लिविंग कैसे हो जाएगी? मेरी कही हुई बात, मैं मुंह से कुछ बोल रहा हूं, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूं, मैं अपने मुंह से लिविंग चीजें थोड़ी निकाल रहा हूं, नॉन लिविंग ही है। तो एंटीसीडेंट दिया भले से नहीं गया, लेकिन होगा कैसा? नॉन लिविंग। मैं आपको समझा चुका हूं ऊपर ही क्या, कि अगर नॉन लिविंग सिचुएशन में एंटीसीडेंट ना दिया गया हो तो आंसर व्हाट होता है। अगर नॉन लिविंग सिचुएशन में एंटीसीडेंट ना दिया गया हो तो आंसर व्हाट होता है। अगर तुम्हें बात समझ में आई हो तो इसकी सीधी सीधी एक कहानी है कि एंटीसीडेंट नहीं दिया है, बिल्कुल सही बात है। अब जरा देखो, ये रहा हमारा पेन, एंटीसीडेंट नहीं दिया एक बात, नॉन लिविंग होना चाहिए दूसरी बात, एंटीसीडेंट ना दिया हो और नॉन लिविंग आंसर हो हमारा एंटीसीडेंट। जब नहीं दिया है तो अंदाजा तो लगाना पड़ेगा ना कि लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा। अंदाजा लगाया कि नॉन लिविंग होगा, नॉन लिविंग प्लस नो एंटीसीडेंट, आंसर बनता है व्हाट। आंसर क्या बनता है? आंसर व्हाट बनता है। अब देख लो, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, क्या तुम्हें समझ में आया जो मैंने कहा? बिल्कुल सही है। आई अंडरस्टैंड नथिंग। अब देखो, अंडरस्टैंड वर्ब, आई सब्जेक्ट है, नथिंग उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। नथिंग उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। अब यू सेड एक सेंटेंस हो गया है ना, जिसमें सेड वर्ब हो गई, यू आपका सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर कंजक्शन चाहिए दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, और सेड का क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। कंजक्शन प्लस ऑब्जेक्ट, कंजक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। अब देख लो, नथिंग नॉन लिविंग है, नथिंग क्या है? नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग के लिए देखो जरा, अभी जरा ध्यान से देखो मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। नॉन लिविंग के लिए तो विच आता है, व्हाट आता है? नॉन लिविंग के लिए तो विच आता है, व्हाट आता है? एंटीसीडेंट दिया गया है तो आंसर विच बनना चाहिए, लेकिन एक बात देखो, दैट भी तो है। नॉन लिविंग के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में कौन भी आ सकता है? दैट भी आ सकता है। अब तक हमने दैट की बात करी नहीं थी, है ना, लेकिन तुम्हारे हिसाब से आंसर यहाँ विच होना चाहिए, है ना। ध्यान से देखो, तुम्हारे हिसाब से आंसर विच होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए? एंटीसीडेंट नॉन लिविंग है। एंटीसीडेंट कैसा है? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग एंटीसीडेंट जब दिया होता है तो आंसर क्या होता है? विच होता है, मैंने बता दिया। लेकिन जैसे कि यहाँ पे नथिंग लिखा है, यहाँ पर आंसर विच नहीं, यहाँ पर आंसर दैट होगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा? दैट होगा। इस बारे में भी चर्चा करेंगे कैसे होगा। हालांकि विच भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि दैट लगाओ। विच भी ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा कि क्या लगाओ? दैट लगाओ। क्यों लगाएंगे अभी बात करता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड, अब देखो फिर से वही सेंटेंस, आई डोंट अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे कोई भी एंटीसीडेंट नहीं दिया गया, नाउन या प्रोनाउन नहीं दिया गया। मुझे समझ में नहीं आया जो तुमने कहा, जो तुमने कहा मुझे समझ में नहीं आया। मैंने एक बात कही, एंटीसीडेंट नहीं है, लेकिन जो मैंने कहा होगा तो नॉन लिविंग ही होगा, तो नॉन लिविंग। नॉन लिविंग एंटीसीडेंट ना दिया गया हो तो आंसर व्हाट होता है? तो आंसर क्या होता है? व्हाट होता है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड, मुझे समझ में नहीं आया जो तुमने कहा। नेक्स्ट देखो, मोदी जी सेज पीपल वांट टू लिसन टू। मोदी जी वो कहते हैं जो पीपल सुनना, जो लोग बाग सुनना चाहते हैं। अब वही बात है, मोदी जी सेज, मोदी जी सब्जेक्ट है, सेज आपकी वर्ब है, माना मैंने कहा। मोदी जी वो कहते हैं पीपल वांट टू लिसन टू, जो लोग बाग सुनना चाहते हैं। एक सेंटेंस में पीपल सब्जेक्ट हो गया, वांट आपकी वर्ब हो गई, ठीक है। पीपल वांट व्हाट, ये उसका टू लिसन उसका ऑब्जेक्ट हो गया, और टू प्रपोजिशन हो गई। देखो, वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट है, वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट है, लेकिन प्रपोजिशन के पास उसका क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। तो उसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, और साथ में कंजक्शन तो चाहिए। लेकिन एक बात देखो, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या होना चाहिए? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट होना चाहिए, लेकिन एंटीसीडेंट है ही नहीं, कोई नाउन या प्रोनाउन रखा ही नहीं है रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, जो मैं पता करूं कि बात लिविंग है नॉन लिविंग है। तो एक बात तो यह है कि एंटीसीडेंट नहीं दिया, और दूसरी बात, जब मोदी जी कुछ कहेंगे तो लिविंग तो नहीं कहेंगे, कैसा ही कहेंगे? नॉन लिविंग कहेंगे। और नॉन लिविंग की सिचुएशन में एंटीसीडेंट ना दिया हो तो सीधा और स्पष्ट आंसर व्हाट होता है? क्या होता है? व्हाट होता है। मोदी जी से व्हाट पीपल वांट टू लिसन टू, और व्हाट क्या है? इस टू का क्या है? व्हाट ऑब्जेक्ट है, और साथ में दो सेंटेंस को जोड़ने का भी क्या कर रहा है? काम कर रहा है, ठीक है।
बहुत बढ़िया। ये हो गई कहानी आपकी थोड़ी सी किसकी, थोड़ी सी हमारी व्हाट की और बेसिकली विच की और हु की और हुम की। ठीक है, मैं सोच